नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फिस्कल डेफिसिट की, राजकोषीय घाटे की। और ये राजकोषीय घाटे पे मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बात की कि एक्चुअल राजकोषीय घाटे की अवधारणा क्या है, राजकोषीय घाटा कहते किसे हैं। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि सकल राजकोषीय घाटा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट और निवल राजकोषीय घाटा नेट फिस्कल डेफिसिट में क्या फर्क है। मैं ये बात करूंगा कि राजकोषीय घाटा अगर गवर्नमेंट की लायबिलिटीज है तो फिर पब्लिक डेट भी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट। और फिर मैं बात करूंगा कि गवर्नमेंट अगर एनुअली अपने इनकम से ज्यादा खर्च कर रही है और गवर्नमेंट के पास हमेशा फिस्कल डेफिसिट है तो ये घाटे का फाइनेंसिंग, उस घाटे को गवर्नमेंट कहां से सोर्सेज लाके बांटती है, कहां से भरती है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल हम आपके सामने ला रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों आपने सीखा कि जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा है फिस्कल डेफिसिट, ये बेसिकली गवर्नमेंट के कुल खर्च और नॉन डेट क्रिएटेड गवर्नमेंट रिसीट का डिफरेंस है। इसको सरल भाषा में कहूं कि ये सरकार के कुल खर्चे जो गवर्नमेंट एक साल में कुल खर्च कर रही है वो, और इसमें से अगर ऐसे हम गवर्नमेंट के रिसीट्स को घटा दें जो गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं करती है, मतलब वो रेवेन्यू रिसीट्स भी हो सकती है और ध्यान रखिए कैपिटल रिसीट्स भी हो सकती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो नॉन डेट क्रिएटेड गवर्नमेंट रिसीट्स है वो रेवेन्यू रिसीट्स है। रेवेन्यू रिसीट्स के साथ ही साथ ये गवर्नमेंट की डिसइन्वेस्टमेंट है और प्लस गवर्नमेंट की लोन रिकवरी है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों गवर्नमेंट के आय है। तो सरल शब्दों में अगर गवर्नमेंट के कुल खर्च जो है उसमें से अगर आय को, मतलब ऐसे रिसीट्स को सब्सट्रैक्ट करें जो गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं करती है, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, वो होगी गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट। कुल मिला के अगर मान लो गवर्नमेंट की एक वर्ष में टैक्स और नॉन टैक्स से 100 करोड़ रुपए मिलते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स से 100 करोड़ मिलते हैं, वो है गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट। डिसइन्वेस्टमेंट से 20 करोड़ मिलते हैं और प्लस लोन रिकवरी से 10 करोड़ मिलते हैं। तो गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम हो गई वो 130 करोड़ हो गई। और गवर्नमेंट के जो एनुअल खर्चे हैं अगर वो मान लीजिए 200 करोड़ के हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं और प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 70 करोड़, ये गवर्नमेंट का एनुअल ऐसी लायबिलिटीज है, ऐसा अंतर है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लाती है और खर्च करती है। मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया, 130 करोड़ गवर्नमेंट की इनकम है और लेकिन गवर्नमेंट के जो एनुअल खर्चे हैं वो 200 करोड़ के हैं। तो 70 करोड़ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से उधार मांगती है और इसको फाइनेंस करती है। इसी को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। अब मैं बताने वाला हूं आपसे कि सकल राजकोषीय घाटा और निवल राजकोषीय घाटा क्या होता है। इसको समझने के लिए इसी फार्मूले पे जरा ध्यान केंद्रित करिए आप लोग। जब मैं कहता हूं फिस्कल डेफिसिट और इसका परिभाषा बताता हूं टोटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटेड गवर्नमेंट रिसीट्स। अगर आपको ये थोड़ा सा भारी शब्द लग रहा हो, नॉन डेट क्रिएटेड गवर्नमेंट रिसीट्स मतलब गवर्नमेंट की ऐसी प्राप्तियां जो गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की डेट क्रिएट नहीं करती है। तो अगर मैं इसको सरल शब्द में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं गवर्नमेंट एनुअल इनकम। गवर्नमेंट एनुअल एक वर्ष की इनकम, गवर्नमेंट की आय एक वर्ष की, और ये है गवर्नमेंट का एक वर्ष का खर्च। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहां जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व खर्च है, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पूंजीगत खर्च है। राजस्व खर्च वो है जो गवर्नमेंट इकोनॉमी को रन करने के लिए चलाती है, पेंशन पे, सैलरी पे, सब्सिडी के ऊपर खर्च, डिफेंस के ऊपर खर्च। ऐसे खर्चे हैं जो कि गवर्नमेंट ब्याज अदायगी हर साल जो ब्याज देती है, जो इकोनॉमी को रन करने के लिए चलाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जिससे इकोनॉमी में कैपिटल असेट जनरेट होते हैं, इन्वेस्टरीज बनवा दी,
नेशनल हाईवे बनवा दी, एक्सप्रेस वे बनवा दी। ये सारी चीजें जो कि असेट्स जनरेट करें जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी इनहांस हो, उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब बहुत ध्यान से समझिए, जब मैं कहता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इसका एक कंपोनेंट होता है दोस्त लोन डिसबर्सल बाय गवर्नमेंट। लोन डिसबर्सल बाय गवर्नमेंट, इसका मतलब ध्यान से समझिए, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट 2020-21 में 2021 में अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट 500 करोड़ रुपए मंगोलिया को लोन दे दिया, तो अब ये बजट में कहां आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है नहीं, ये सीधे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, हमने लोन दिया हुआ है। अब जरा देखिए, ये तो टोटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। तो जरा समझिए, अगर गवर्नमेंट के जो कुल खर्च है, एक बार अनुमान लगाइए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से मिलकर बना है, और मान लीजिए कि ये खर्च जो है हमारा 2500 करोड़ का है, कुल खर्च 2500 करोड़ का कुल खर्च है, और गवर्नमेंट की जो एनुअल इनकम है वो मान लीजिए कि 1800 करोड़ की है, 1800 करोड़ की है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाएगा यहां पे? 700 करोड़। लेकिन जब ये पता चला कि ये जो 2500 करोड़ का खर्च है टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें से 500 करोड़ तो हमने मंगोलिया को दिया हुआ है, तो ये तो ऐसा खर्च है कैपिटल एक्सपेंडिचर का कि जो मुझे वापस मिल जाएगा। इसका मतलब ये तो ऐसा डेट नहीं है ना कि आपके ऊपर लायबिलिटी जनरेट कर रहा है। तो जो ये जो 2500 करोड़ में 500 करोड़ रुपया ऐसा है आपका कि जो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में से किया है, और वो ऐसा खर्च नहीं है कि जो आपने असेट्स जनरेट के लिए खर्च किया है या इकोनॉमी को रन करने के लिए खर्च किया है, बल्कि आपने इसको लोन बांटा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। इसका मतलब अगर एक्चुअल में आप फिस्कल डेफिसिट निकालना चाहते हो तो ये जो टोटल डेफिसिट है इसमें से ये लोन डिसबर्सल 500 करोड़ घटा दो तो एक्चुअल में आपका जो घाटा आएगा वो 200 करोड़ ही आएगा। आप इस बात को समझिए, क्योंकि जो कुल खर्चा है, जैसे मान लीजिए, इस चीज को मुझसे समझिए, मान लीजिए मेरी फिस्कल डेफिसिट क्या है? मेरी फिस्कल डेफिसिट, मैं कहता हूं कि मेरा जो एनुअल कुल खर्चा है वो दो तरह के खर्चे हैं। एक मैंने क्या किया, घर के ऊपर खर्च किया 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में मेरे घर के ऊपर खर्च है, बिजली का बिल है, बच्चों का फीस है, प्लस जो है मेंटेनेंस खर्च है, प्लस मैं मान लीजिए कि 40 लाख का एक घर खरीद लिया। ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जो मेरी इनकम है वो मान लीजिए 1 साल की जो इनकम है वो 30 लाख है, 30 लाख है। तो दोस्तों यहां पे मेरी इनकम 30 लाख है और यहां पे खर्च जो है मेरा 5 लाख प्लस 40 लाख रुपए का, 5 लाख का घरेलू खर्च है और 40 लाख रुपए का मेरा घर खरीदा हुए है। तो ये हो गया 45 लाख रुपए माइनस 30 लाख रुपए। अब कोई कहा कि आपका फिस्कल डेफिसिट एनुअल जो घाटा है वो 15 लाख का है, लेकिन दोस्त मैं तब तक ये बताता हूं कि इस 5 लाख रुपए में जो मेरा घरेलू खर्च है इसमें मैं 2 लाख रुपए अपने दोस्त को दिया हूं, रमेश को दिया हूं, और ये पैसा मुझे अगले साल मिल जाएगा। जब मैं रमेश को 2 लाख दिया हूं तो ये मेरा खर्च ही तो हुआ है, लेकिन ये ऐसा खर्च है कि जो ये बताता है कि एक्चुअल में आपका घाटा 15 लाख नहीं बल्कि 2 लाख घटाओ 13 लाख ही है, क्योंकि 2 लाख रुपए तो मेरा ही है, मुझे मिल ही जाएगा। तो दोस्तों ये जो फिस्कल डेफिसिट है कि जब हम टोटल एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट्स का एनुअल इनकम घटाते हैं तो इसको हम ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट करते हैं। लेकिन जब आप नेट फिस्कल डेफिसिट की बात करोगे तो गवर्नमेंट ने जो लोन बांटा एनुअली, जो कि एक्चुअल में उसके खर्च में दिखाया गया टोटल एक्सपेंडिचर में, वो उसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जो आप एनएफडी निकालते हो नेट फिस्कल डेफिसिट, वो क्या होगा इसको समझो। देखिए किताबों में आपको कभी समझ में नहीं आता है, इसको बहुत ध्यान से क्लास में टीचर से ही समझना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया नेट फिस्कल डेफिसिट, नेट एफडी। तो जो नेट फिस्कल डेफिसिट है वो क्या हो गया, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस लोन डिसबर्सल बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट एनुअल लेवल पे लोन डिसबर्स की है, लोन बांटी है, अगर उसको घटा दो, इसका मतलब आप समझ रहे हो ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है। जब आप कहते हो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस गवर्नमेंट इनकम, तो ये है आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। लेकिन नेट तब होगा जब इस ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से लोन डिसबर्सल बाय गवर्नमेंट, जो सरकार एनुअली लोन बांटी है, उसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा नेट फिस्कल डेफिसिट। इस तरह आप समझ रहे हो कि अगर सरकार लोन बांटी है तो हमेशा ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है नेट फिस्कल डेफिसिट से ज्यादा होगा। अगर ये ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट मान लीजिए 100 करोड़ है तो नेट फिस्कल डेफिसिट 80 करोड़ हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट 20 करोड़ रुपया लोन बांटी है एनुअली लेवल पे। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए व्हाट इज ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड व्हाट इज नेट फिस्कल डेफिसिट। इंपॉर्टेंट इज नेट फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि ग्रॉस में मेरे वो खर्चे जुड़े हुए हैं जो मैंने दूसरे को बांटा है और जिसकी वापसी होगी। एक कॉन्सेप्ट और है, दिल्ली के एक
बड़े इंस्टीट्यूट के एक टीचर हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं आईएएस के बच्चों की। एक बार हमसे मुलाकात हो गई और इसी विषय पे चर्चा हो गया कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट, और वो बता नहीं पाए कि एक्चुअल में दोनों के बीच फर्क क्या है। आइए बहुत ध्यान से सुनिए कि कब हम इस चीज को अंतर करेंगे, फिस्कल डेफिसिट और पब्लिक डेट। देखिए फिस्कल डेफिसिट आप देख रहे हैं गवर्नमेंट का घाटा है, कहीं ना कहीं से लोन मार के अपने खर्चे को पूरा कर रही है। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपने देखा कि मेरी जो इनकम थी 30 लाख की थी और मेरे खर्चे 45 लाख के थे, तो 15 लाख रुपए कहीं मैंने दोस्तों से मांगे होंगे, लोन से बैंक से लोन लिया होगा, किसी रिलेटिव से लिए होंगे, भैया से लिए होंगे या फिर किसी रिलेटिव से लिए होंगे। तो दोस्तों ये जो 15 लाख रुपए मेरा डेफिसिट है वो है फिस्कल डेफिसिट। इसी तरह पब्लिक डेट भी तो गवर्नमेंट का है, भारत सरकार ने अमेरिका से लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, इंटरनल लिया है, और ये सब मिलके पब्लिक डेट है। तो आखिर में व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट, दोनों एक ही है क्या? सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटे में फिर फर्क क्या हुआ? अब बहुत ध्यान से इस बात को आपको समझना है कि एक्चुअल में फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा और पब्लिक डेट दोनों में क्या अंतर है। दो चीजों में मैं अंतर आपको करने जा रहा हूं। एक फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट एक कंसेप्ट आगे आपका हो गया, और दूसरा क्या है? पब्लिक डेट। पब्लिक डेट जो सार्वजनिक ऋण है, सरकार के ऋण है, दोनों में क्या अंतर है? कई बार लोग यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा, वो गवर्नमेंट का एनुअल डेफिसिट है, एक साल का घाटा है। मतलब गवर्नमेंट की मान लीजिए एक साल की जो आय है, एक उदाहरण ले लेते हैं, 200 करोड़ है, और गवर्नमेंट के एक साल के जो खर्च है वो 280 करोड़ है। तो इन दोनों का जो अंतर है -80 करोड़, ये गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट है। एक साल में गवर्नमेंट की इनकम है 200 करोड़ और 280 करोड़ की खर्च कर रही है कुल, तो -80 करोड़ गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से लाके खर्च कर रही है। ये गवर्नमेंट की एनुअल होती है। इसका मतलब दोस्त हमेशा राजकोषीय घाटा एक साल का होता है। एक फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट की टोटल लायबिलिटीज है, जो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पे करनी पड़ेगी, वो है फिस्कल डेफिसिट। लेकिन जो पब्लिक डेट है वो गवर्नमेंट का एक वर्ष का नहीं बल्कि अब तक का लायबिलिटी है, आज तक का। इसका मतलब हो गया कि अगर 2000 में 20-21 की बात करूंगा, 2021-22 की बात करूंगा, तो निर्मला सीतारमण पर यह कहा जा सकता है कि एक साल में निर्मला सीतारमण जी ने इतना लोन लिया, एक साल में। लेकिन अब तक 1947 से लेके आज तक जो टोटल लोन लिया गया, चाहे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लिया गया, चाहे जीएल नेहरू के कार्यकाल में लिया गया, नरसिम्हा राव के कार्यकाल में लिया गया, या फिर किसी के भी कार्यकाल में लिया गया, मनमोहन जी के कार्यकाल में लिया गया या मोदी जी के कार्यकाल, अब तक का जो कुल डेट है वो है पब्लिक डेट। तो कुल मिला जुला के एक शब्द में अगर कहूं दोस्तों, तो पब्लिक डेट एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। पब्लिक डेट एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, जबकि फिस्कल डेफिसिट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, बस यही। इसका मतलब दोस्तों कि जो फिस्कल डेफिसिट होती है वो एक साल का होता है, ये प्रवाह की अवधारणा है, और ये जो है पब्लिक डेट, ये स्टॉक की अवधारणा है। स्टॉक धारणा वो होती है जिसे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, जबकि फिस्कल डेफिसिट एक फ्लो की अवधारणा है जिसे अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करेंगे, अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समयावधि में मेजर करेंगे, समयावधि में मापेंगे। बस यही समझिए क्या हो गया। राजकोषीय घाटा एक साल की घाटा है, ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है जिसे एक पीरियड ऑफ टाइम, एक वित्तीय वर्ष में मापते हैं। वही पब्लिक डेट जो है एक स्टॉक अवधारणा है जिसे एट ए पॉइंट ऑफ टाइम मापते हैं। लेकिन दोनों के जो कंपोनेंट होते हैं वो एक ही होते हैं, चाहे मैं पब्लिक डेट की बात करूं चाहे फिस्कल डेफिसिट की बात करूं। तीनों के कंपोनेंट होंगे इंटरनल बारोइंग, एक्सटर्नल बारोइंग प्लस आरबीआई से उधारी। ये अदर लायबिलिटी आप कह सकते हैं, इंटरनल बारोइंग, एक्सटर्नल बारोइंग प्लस अदर लायबिलिटी। ये भी इंटरनल बारोइंग है, एक्सटर्नल बारोइंग है प्लस अदर लायबिलिटीज है। ये भी इंटरनल बारोइंग है, एक्सटर्नल बारोइंग है प्लस अदर लायबिलिटी है। अंतर ये है कि ये एक साल का इंटरनल बारोइंग है, एक साल का एक्सटर्नल बारोइंग है प्लस एक साल की जो है अदर लायबिलिटीज है। ये अब तक की इंटरनल बारोइंग है, अब तक की एक्सटर्नल बारोइंग है प्लस अदर लायबिलिटी, बस यही अंतर है। अब
प्रश्न ये है कि अगर गवर्नमेंट अपने, बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई किताब में नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, सिर्फ मेरा लेक्चर सुनिए और एकदम से कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट अधिकांश किताबों में ठीक से दिया नहीं गया है। मैं देखता हूं बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में किताबें हैं, अब नाम नहीं लूंगा, जो किताब आजकल 1 नंबर पे चल रही है आप उससे गेस करिएगा, जो इंग्लिश मीडियम की है वो आज तक नहीं समझ पाई बुक की फिस्कल डेफिसिट क्या है। उनको फिर से आप जाके देखिएगा, बिल्कुल गलत अवधारणा लिखा गया है, फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो दोस्तों यहां पे आइए, अब मैं यहां बात करता हूं आपको कि जो ये फिस्कल डेफिसिट है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की आमदनी 200 करोड़ की है और गवर्नमेंट एनुअली 280 करोड़ खर्च कर रहा है, तो ये जो -80 करोड़ है ना, ये फिस्कल डेफिसिट है। तो ये -80 करोड़ गवर्नमेंट लाती कहां है? दिस इज द बिग क्वेश्चन कि गवर्नमेंट भाई 80 करोड़ रुपया ला कहां से रही है। इसी को हम कहते हैं फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, इसी के लिए शब्द यूज होता है फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। तो हेडिंग डाल दीजिए फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। कई बार आईएएस में, पीसीएस में, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राजकोषीय घाटे का वित्तीयन, राजकोषीय घाटे का वित्तीयन कैसे करते हैं? राजकोषीय घाटे का वित्तीयन कैसे कहते हैं इसको? फाइनेंस। जब गवर्नमेंट के पास रुपया सिर्फ 200 करोड़ है और 280 करोड़ खर्च करना है, तो 80 करोड़ कहां से लेके आती है? मेरा सीधा सा सवाल है, मेरे पास रुपए थे 30 लाख और मैंने 45 लाख खर्च किए, तो 15 लाख कहां से लेके आए? बैंक से मांगे, अपने रिलेटिव से मांगे, अपने असेट्स को कहीं सेल किए होंगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था किया होगा ना। ऐसे ही गवर्नमेंट तो करती होगी। आइए पता लगाते हैं गवर्नमेंट कहां से व्यवस्था करती है। अब देखिए, इसके 3 सोर्स हैं, एक्सटर्नल ग्रांट एंड एड, एक्सटर्नल बारोइंग इंटरनल बारोइंग, प्लस अदर लाइबिलिटीज। राजकोषीय घाटे का वित्तीयन कहां से होगा? गवर्नमेंट के पास 200 करोड़ है, 280 करोड़ के खर्चे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सटर्नल ग्रांट एड। कई बार क्या होता है, बाहर से विदेशों से हमको सहायता और अनुदान मिल जाता है, इससे भी फिस्कल डेफिसिट पूरा हो जाता है। गवर्नमेंट एक्सटर्नल बारोइंग करती है, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, या फिर सॉवरेन डेट लेती है, किसी दूसरे देश से लोन मांग लेती है, या दूसरे देशों के कॉमर्शियल बैंकों से लोन मांग लेती है, या फिर इंटरनल बारोइंग, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल बेचती है, गवर्नमेंट लंबे समय के लिए बांड बेचती है, किसान विकास पत्र बेचती है, इंदिरा विकास पत्र बेचती है, इससे इंटरनल बारोइंग करती है। इसमें आप जानते होंगे सेविंग, स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, इसके माध्यम से गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाते हैं। और अदर लाइबिलिटीज में गवर्नमेंट जीपीएफ, पीपीएफ, जब इम्प्लॉय आप पढ़ेंगे जीपीएफ के बारे में, जनरल प्रोविडेंट फंड, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, और जो है इस तरह के जो अंशदायी हैं जिसमें हम लोग ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट के खाते में जाता है, तो ये जो है जिससे गवर्नमेंट लेती है उसी को विथ इंटरेस्ट पे भी कर देती है। पापा का जीपीएफ करता होगा, पीपीएफ करता होगा, ईपीएफ करता होगा, तो ब्याज के साथ गवर्नमेंट वापस कर देती है, लेकिन जब तक वो रखी रहती है, इससे जो है फिस्कल डेफिसिट को पूरा करती रहती है। तो ये दोस्तों फिस्कल डेफिसिट के फाइनेंसिंग के तरीके हो गए कि गवर्नमेंट अपने इनकम से ज़्यादा लोन लेती है, चाहे देश के अंदर से, चाहे देश के बाहर से, या फिर अदर लाइबिलिटीज के माध्यम से। तो ये हो गया हम लोगों का फाइनेंसिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो दोस्तों ये जो है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो फिस्कल डेफिसिट का मैं और बनाऊंगा, जिसमें मैं बात करूंगा कि फिस्कल डेफिसिट अगर ग्रो कर रही है, जैसे इंडिया में आप देखिए बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट ग्रो कर रही है, तो एक डिबेट तो ये है कि क्या फिस्कल डेफिसिट ग्रो कर रही है तो क्या इसे रोकना चाहिए, या फिर डेफिसिट ग्रो कर रही है तो ये ठीक है। इस पर भी आजकल बहुत डिबेट चल रहा है और मेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ग्रोइंग साइड ऑफ फिस्कल डेफिसिट है, क्या किसी एलडीसीज के लिए अच्छा है या बुरा है? क्या गवर्नमेंट को अपने इनकम के बियॉन्ड जाके खर्च नहीं करना चाहिए, जैसे एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए? क्या ये सही है? दूसरा चीज़ ये है कि अगर फिस्कल डेफिसिट ग्रो कर रही है, अभी आपने देखा कि 8.6 तक पहुँच गई कोविड में, तो ये जो ग्रोइंग अगर फिस्कल डेफिसिट है तो इसके क्या एडवर्स इम्पैक्ट इकोनॉमी में आते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है? तो दोस्तों जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आज के वीडियो को आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, बड़े अच्छे से जान चुके होंगे। बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपने कैरियर के ऊपर फोकस करिएगा। यही वो समय है जो लौट के वापस नहीं आएगा। जब तक आप 30 ईयर के नहीं हो जाते ना, तब तक आपके समय हाथ में है।
और जैसे चाहे वैसे आप समय को घुमा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन 30 के बाद जब समय आपको अपने हाथ में ले लेगा तो समय आपके साथ बड़ा बुरा बर्ताव कर सकता है, बड़ा अच्छा बर्ताव कर सकता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपने समय के साथ कैसा बर्ताव किया है। मेरा रिक्वेस्ट है कि समय के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करिए, समय का रिस्पेक्ट करिए, माँ बाप का आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए। और एक विद्यार्थी का जो सबसे बड़ा गुण है वो है कंटिन्यूटी। आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अप्स एंड डाउन सबके जीवन में आते हैं, आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसका लाइफ स्मूथ हो। इसी दुख में, इसी झंझटों के बीच आपको मुस्कुराना है। दोस्तों, जब आपके सामने कठिनाई आती है ना तो एक अवसर होता है। वो कठिनाई आपको सिखाती है कि आप कितने मैच्योर बनेंगे। इन्हीं कठिनाइयों का सामना करके एक IAS ऑफिसर के रूप में आप बहुत अच्छी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। कभी डरिएगा मत, कभी हताश मत होइएगा। अपने आप के ऊपर पूरा विश्वास करिए, परम पिता परमेश्वर के ऊपर पूरा विश्वास करिए, माँ बाप का हमेशा आशीर्वाद देता करिए। आप हमेशा अच्छा करेंगे। बस जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है टाइम का रिस्पेक्ट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छे व्यक्ति का बनना, एक फ्लेक्सिबल व्यक्ति का बनना। आप जो है हमेशा बड़ों का आदर करिए, कभी भी अशिष्ट बर्ताव किसी के साथ मत करिए, कभी किसी को हर्ट मत करिए। बस आप अच्छा करते जाइए। आप अपने वर्तमान को बेहतर बनाइए, अपने भविष्य को अपने आप ही देखेंगे आप बेहतर बनता जा रहा है। सबके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सब लोग परेशान होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने आप से लड़िए, अपने आप से झगड़िए और आपको प्रेरित करिए कि आप हमेशा अच्छा करें, आप बुरा कभी किसी का ना करें। आप देखेंगे आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। भगवान आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद सदा साथ है। हमारी जो है हमेशा शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।